रात बहुत अंधेरी और गहरी थी। रेलगाड़ी जौनपुर स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी और वो धीमी गति से जौनपुर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। खिड़की में बैठा विराज बाहर की तरफ देखे जा रहा था। तभी उसे दिखा कि एक दुल्हन एक बक्सा लिए खेतों में खड़ी थी। अरे, ये लड़की दुल्हन के जोड़े में खेतों में क्यों खड़ी है? फिर विराज कुछ देर तक उसे देखता है। फिर वो लड़की पीछे रह जाती है और वो रेलगाड़ी आगे जाती गई। कुछ देर बाद विराज फिर से बाहर देखता है तो वही दुल्हन बक्सा फिर से लिए खेतों में खड़ी थी। विराज अचंभित हो जाता है। ये दुल्हन अब यहाँ कैसे आ गई? अभी तो ये पीछे छूट गई थी। फिर विराज उससे ध्यान हटाकर रेलगाड़ी के अंदर देखने लगता है। फिर रेलगाड़ी और धीमी हो गई थी तो विराज फिर बाहर देखता है तो दुल्हन बक्सा लिए फिर से खड़ी थी और वह विराज को देखकर मुस्कुरा रही थी। अब विराज सोचता है, अरे ये क्या हो रहा है? ये दुल्हन बार बार मुझे कैसे दिखाई दे रही है, जबकि रेलगाड़ी काफी आगे बढ़ चुकी है। फिर ये बार बार रेलगाड़ी के बराबर में कैसे आ जाती है? ये माजरा समझ से परे था, लेकिन विराज कर भी क्या सकता था, क्योंकि पूरे डब्बे में सिर्फ वो अकेला ही सफर कर रहा था। कुछ देर बाद आखिर ट्रेन जौनपुर रेलवे स्टेशन पर रुक गई। विराज अकेला उस रेलवे स्टेशन पर उतरा। उसके उतरने के 2 मिनट बाद ट्रेन वहां से चली गई। अब रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था। इस समय ना तो रेलगाड़ी में कोई भी व्यक्ति है, ना ही इस रेलवे स्टेशन पर कोई दिखाई दे रहा है। आज का दिन ही मनहूस है। चलो जल्दी घर चलते हैं। फिर कुछ दूरी पर जलती हुई रेलवे स्टेशन की लाइट ने विराज का साथ दिया, लेकिन फिर अंधेरा घिर गया। विराज उस लड़की के बारे में सोचता हुआ चल रहा था। वो आखिर थी कौन? क्यों बार बार मुझे दिखाई दे रही थी? वो आगे रेलगाड़ी के साथ साथ चल रही थी। क्या गांव वाले जो बातें इस रेलवे स्टेशन के बारे में कहते हैं वो सच है कि जौनपुर में भूतिया रेलवे स्टेशन है? फिर विराज इधर उधर पूरे रेलवे स्टेशन पर नजर घुमाता है। फिर कहता है, अरे नहीं नहीं, गांव वाले तो ऐसे ही लोगों को डराने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। मैं इन सब पर विश्वास क्यों करूं? और हो सकता है कि वो औरत एक औरत ना हो, बल्कि अलग अलग 3 औरतें हों। इतनी दूर से कुछ समझ भी तो नहीं आता। विराज ये सोचता हुआ जा ही रहा था, तभी उसे एक बक्सा पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे, ये तो वही बक्सा है ना जो उस औरत के हाथ में था। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? ऐसा भी हो सकता है ये किसी और यात्री का हो जो गलती से इसको गिराकर चला गया हो। मुझे इसे उठाना चाहिए कि नहीं? फिर विराज बड़ी सोच विचार करने के बाद कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस बक्से को नहीं उठाना चाहिए। हो सकता है थोड़ी ही देर में कोई इसकी तलाश करने यहाँ आए और बेचारा इसे यहाँ ना पाकर उदास हो जाए। इसे यहीं रहने देता हूँ। फिर विराज उसे वहीं पर छोड़कर आगे चलने लगा। जैसे ही विराज बक्से के आगे निकला, बक्से में से तेज तेज लड़की के रोने की आवाज आने लगी। विराज डर गया। उसने डर के पीछे की तरफ देखा। पीछे कोई नहीं था। आवाज बक्से में से ही आ रही थी। विराज डर के मारे तेज तेज चलने लगा। तभी विराज को एक आवाज आई जो उसका नाम लेकर उसे बुला रही थी। विराज, विराज। अपना नाम सुनकर विराज पीछे घूम गया और बोलता है, कौन है? कौन है? विराज के पीछे घूमते ही वो लड़की उसके चेहरे के सामने खड़ी हो जाती है। उसने विराज का सर पकड़ा और अपने दोनों हाथों से घुमा दिया। विराज की सांसें एक चीख के साथ बंद हो गई और फिर रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। अगली सुबह लोगों ने रेलवे स्टेशन के पास पड़े विराज के शरीर को देखा और आपस में बातें करने लगे। देखो भाई, एक और यात्री उस भूतनी की भेंट चढ़ गया। पता नहीं वो हमसे क्या चाहती है, ये सब क्यों कर रही है। बेचारा कोई लड़का अच्छा भला शहर से आ रहा होगा। भला इस लड़की ने उसका क्या बिगाड़ा था? इसको क्यों मार दिया? पता नहीं भाई, राम जाने वो क्या चाहती है। ये भी तो नहीं पता कि आखिर वो है कौन। हाँ भाई, किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो कौन है। आज तक उसको किसी ने देखा ही नहीं, और जिसने उसे देखा है वो आज तक जिंदा बचा ही नहीं। फिर विराज का शरीर उसके घर ले जाया जाता है। विराज का छोटा भाई अभय अपने भाई की लाश को देखकर बहुत दुखी होता है। फिर अभय खुद से बोलता है, भाई, मैं आपकी मौत का पता लगा कर रहूंगा। मैं जान कर ही रहूंगा कि आखिर मेरे भाई के साथ ये सब किया किसने। गांव वालों ने बताया तो है कि रेलवे स्टेशन पर कोई चुड़ैल रहती है, पर मुझे खुद सच का पता करना ही होगा। ये सोचकर अभय उसी दिन से इस ताक में रहने लगा कि वो इस रहस्य को खोल दे। फिर वो एक तांत्रिक से मिलता है। बाबा, मुझे पता है तुम शैतानी शक्ति को अपने काबू में कर सकते हो। मुझे भी ऐसी ही शैतानी शक्ति का सामना करना है। मुझे पता करना है कि वो औरत कौन है और उसने मेरे भाई को क्यों मारा। बेटा, तुम इन सब चक्करों में ना पड़ो।
वरना ऐसा ना हो कि तुम भी उसकी भेंट चढ़ जाओ। नहीं बाबा, मुझे लोगों को उस रेलवे स्टेशन वाले भूत से बचाना ही है। मैं नहीं चाहता जो मेरे भाई के साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। बेटा, अगर तुम्हें लोगों की भलाई करनी ही है तो इतना करो कि कोई भी उस रेलवे स्टेशन के पास रात में ना जाए। लेकिन बाबा, ये बात तो गांव के लोगों को पता है, बस बाहर से आने वालों को तो ये बात नहीं पता ना कि रात में उस भूतिया रेलवे स्टेशन के पास नहीं जाना है। बाबा, मुझे उस भूत को उस रेलवे स्टेशन से ही हटाना है। देख बेटा, मैं इस बारे में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं उस शैतानी शक्ति पर काबू नहीं पा सकता। फिर अभय निराश होकर घर लौट आता है और वो इंटरनेट से भूतों को काबू करने की विधियां तलाश करता है। तो उससे उसे एक विधि पता चलती है जिसमें लिखा था, रात के 12 बजे नींबू को काटकर भूतिया स्थान पर रख दें, तो अगर नींबू सुबह तक लाल हो जाता है तो वहां पर किसी शक्तिशाली भूत का साया होता है। ऐसा ही करता हूँ। फिर अभय ऐसा ही करता है। वो रात में रेलवे स्टेशन पर जाता है और नींबू रखकर आ जाता है। अगली सुबह वो नींबू को देखने जाता है तो नींबू सच में लाल हो चुके थे। अभय को ये पता चल गया था कि वहाँ पर कोई शैतानी शक्ति तो जरूर है। तो उसने सोचा, ये रेलवे स्टेशन वाला भूत तो बहुत शक्तिशाली है, मैं उसका सामना अकेले तो नहीं कर सकता, मुझे कुछ और सोचना होगा। फिर अगले दिन अभय दूसरे गांव के तांत्रिक के पास चला जाता है। अभय तांत्रिक से बात करके वापस आ जाता है और तांत्रिक ने उसे जो उपाय बताया था वो उसको करने के लिए रात में रेलवे स्टेशन की तरफ चल देता है। तभी उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज, भेड़ियों के रोने की आवाज और रेलवे स्टेशन के आसपास चीखें सुनाई देती हैं। ये अचानक जानवरों को क्या हो गया? ये इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? रेलवे स्टेशन का मंजर इतना डरावना बन गया था कि अभय को एक एक कदम रखना बहुत भारी सा हो गया था। अभय डरते हुए कदमों से उस जगह पर पहुंचा जहां पर विजय की लाश मिली थी। वो वहां पर जाकर चिल्लाया, कौन है जिसने मेरे भाई को मारा है? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। अभय इतना कह ही पाया था कि तभी बहुत तेज हवा चलती है। हवा इतनी तेज थी कि आसपास पड़ी पत्तियां, चीजें उड़कर अभय को लगने लगती हैं। अभय डर जाता है और घर की तरफ दौड़ पड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो देखता है कि एक दुल्हन जो साड़ी के जोड़े में खड़ी थी अपने हाथों में एक बक्सा पकड़े हुए थी और उसे देख रही थी। आखिर ये दुल्हन कौन है जो बार बार मेरा पीछा कर रही है? पर ये दुल्हन के लिबास में इतनी तेज कैसे दौड़ सकती है? कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं? इतना सोचकर अभय और तेज दौड़ता है और फिर वो देखता है कि वही दुल्हन बक्सा पकड़े हुए अब दूसरी जगह पर भी खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। अभय डरकर और तेज दौड़ता है और फिर देखता है कि वही दुल्हन उसके सामने खड़ी थी, उसके हाथ में बक्सा था। ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये दुल्हन के लिबास में चुड़ैल ही है। फिर अभय और तेज दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते एक चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। फिर अभय उठकर देखता है कि वो एक बक्से से टकरा गया था। वो बक्से को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, बक्से में से लड़की के रोने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर अभय रुक जाता है। वो बक्से की तरफ देखता है और सोचता है, क्या मुझे ये बक्सा खोलना चाहिए? नहीं, पता नहीं वो औरत कौन थी, क्या पता भाई की तरह मुझे भी मार दे। मुझे बक्सा नहीं खोलना चाहिए। फिर आवाज और तेज होने लगती है। अभय सोचता है, अगर मुझे लोगों को बचाना है तो बक्सा खोलना ही होगा, ताकि मुझे सच का पता चल सके, चाहे मुझे उसकी कीमत खुद जान देकर ही क्यों न चुकानी पड़े। फिर अभय बक्सा खोल देता है। बक्सा खोलते ही वो जो देखता है उसे देखकर उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कहानी जारी रहेगी।